खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियां, वे एक आभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में, छाती पर अनेकों घाव, बुरे अच्छे बीच का संघर्ष, वे भी उग्रतर। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि मुक्तिबोध प्रणीत ब्रह्म राक्षस कविता से ये ली गई हैं। इस कविता में ब्रह्म राक्षस द्वारा अंधेरे में जीने में चढ़ने उतरने लहूलुहान होने की घटना का प्रतीकात्मक बोध कराता है कि आधुनिक बुद्धिवादी स्वयं को अपने तर्कों से ही आपने को आहत और आपतित करता है। कवि कहता है, ब्रह्म राक्षस का आश्रय स्थली उस अंधेरी बावड़ी में एक जीना है जिसमें भयंकर अंधेरा है, जिसके कारण उसकी सीढ़ियां अंधेरों में डूबी रहती हैं, जरा भी दृष्टिगत नहीं होती। ऐसा लगता है कि वे अंधेरी सीढ़ियां किसी निराले रहस्यमय लोक की ओर चली जा रही हैं। उन सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना, फिर चढ़ना उतरना, इस क्रिया में चढ़ने वाला व्यक्ति प्रेत लहूलुहान तो हो जाता है, लुढ़क पड़ता है, पांव में मोच आ जाती है, छाती और मुंह पर अनेकों घाव हो जाते हैं। पर यह चढ़ना उतरना अच्छे और बुरे व्यक्तियों या प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष से भयावह है। इस अच्छे और बुरे के संघर्ष में भले ही कुछ सफलता मिल जाए, असफलता अधिक भव्य होती है। जो लोग अतिरेक एक्सेस की ओर गमन करते हैं, उनके जीवन की मधुर पीड़ाएं हैं। अतिरेक या अतिवादी जो मन है, अच्छे और अधिक अच्छे के बीच का संघर्ष, गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की ये व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि के कृत भव्य मानवीय अंतर कथाएं बहुत प्यारी हैं। कवि कहता है कि मनुष्य के मन की भीतरी संसार की आंतरिक कहानियां उसको बहुत प्यारी लगती हैं। अतिरेकवादी मन अपने गणित के हिसाब से को अपनी दृष्टि से रेखा शास्त्रीय कोण, त्रिकोण और लंब से मापता जोखता है। अपनी ही दृष्टि को ही वह ब्रह्म राक्षस, आधुनिक मध्यवर्गीय बुद्धिवादी प्रेत, भव्य और आत्मकृत नैतिक मानदंड मान लेता है। इसे ही अपनी अंतः चेतना का सूक्ष्म नैतिक मान मूल्य मान बैठता है। लेकिन अतिवादियों को किसी मूल्य पर संतुष्ट करना प्रत्येक युग के लिए कोई आसान काम नहीं रहा है, अर्थात ये सर्वथा कठिन और दुष्कर रहा है। कवि कहता है कि मनुष्य के मन के भीतरी संसार की आंतरिक कहानियां उसे बहुत प्यारी लगती हैं, आकर्षित करती हैं। गहरी सीढ़ियों के प्रतीक के माध्यम से कवि अंतःगमन के आरोह अवरोहों को चित्रित करना चाहता है। दूसरा विशेष है कि योग साधना में ऊर्ध्वगमन की क्रिया में कई अप्रशिक्षित योगियों का प्राणांत हो जाता है। प्रेत को यहाँ बौद्धिक चेतना का प्रतीक यहाँ बताया गया है। रवि निकलता है लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर, दीवारों पर उदित होता चंद्र, व्रण कहते हैं घाव को, व्रण पर बांध लेता श्वेत धोली पट्टियां, उद्विग्न भालों पर सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए, अनगिन दशमलव बिंदुओं के सर्वतः पसरे हुए उलझे गणित मैदान में, मारा गया वह काम आया, वह पसरा पड़ा है, वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की। कवि मुक्तिबोध ऊर्ध्वगमन की क्रिया में लहूलुहान होने वाले बौद्धिक उसकी मध्यम वर्गीय कोमल सुविधा भोगी जीवन को अपने व्यंग का लक्ष्य बनाते हैं। कवि कहता है कि ब्रह्म राक्षस के आश्रय स्थल उस पुरानी बावड़ी में जब इस घटना के बाद सुबह सूर्य निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे उसने चिता की रक्त सरिता प्रवाहित कर दी है, क्योंकि सुबह की लालिमा जब दीवारों पर पड़ती है तो वह बावड़ी में ऐसा दृश्य उपस्थित करती है कि रात को जैसे कि लहूलुहान व्यक्ति के घावों पर प्रकृति ने सफेद पट्टियां बांधी हैं। इस प्रकरण से चिंतित व्यक्तियों को ललाटों पर असंख्य आसमानी तारे नजर आने लगते हैं, जो गणित के दशमलव बिंदुओं की संख्या में बनाए से प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि सबके बीच वे बौद्धिक प्रेत
व्यंग्य करते हुए कहता है कि बौद्धिक प्रेत का तो व्यक्तित्व बहुत कोमल था, वह उन सीढ़ियों के लायक नहीं था। वह तो बना था मानो स्फटिक की मणियों का कोई राजमहल हो। व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रसाद सा। प्रसाद में जीने की अकेली सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। कोई उस सुनसान राजभवन की उन सुंदर सीढ़ियों पर भला कोई कैसे चढ़े? अर्थात सीढ़ियां चढ़ना तो बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत, तर्क संगत, कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों की गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए। मुक्तिबोध अपनी ब्रह्म राक्षस कविता को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि काव्य पुरातन युग के अंतराल से निकलकर आज के मध्यम वर्ग अंतरदशाओं, व्यथाओं और गणना में कवि खींच लाता है और अपनी बौद्धिकता के प्रेत से अति पीड़ित मध्यम वर्गीय चेतना अपना भाग खोजने लगती है। इसको रेखांकित किया गया है। कवि मुक्तिबोध कहते हैं कि आज की मध्यम वर्गीय बौद्धिक चेतना का प्रेत अपने कार्यकलापों, अपने ही भाव संगत तर्क युक्तियों में सामंजस्य बिठाता हुआ नियोजित करता है। वह हर कार्य सुविचारित अपनी प्लानिंग के अनुसार करता है, अपने अपने समीकरण खुद निश्चित करता है, अपनी गणित की सीढ़ियां एक तरीके से वह खुद चढ़ता है। और फिर अगर हम उसके लिए ही छोड़ दें क्योंकि वह भाव संगत, तर्क संगत योजनाओं की आपूर्ति में विफल रहा हो, तो वह गणित के महान पंडितों और विचारकों को पीछे इस विफलता की गणित का शोध करने के लिए, अर्थ पाने के लिए बहुत भटकता रहा, पर उसे अर्थ नहीं मिला। समीकरण की गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए, उस भाव तर्क कार्य सामंजस्य योजन शोध में वह सब पंडितों चिंतकों के पास गुरु प्राप्त करने के लिए भटक जो कीर्तिकारी युग में, लाभकारी योग में धन लगाना इत्यादि, धन में से हृदय मन और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। कवि कहता है कि फिर वह व्यवसाय के कीर्तिकारी युग में प्रवेश कर गया। उसे लाभकारी योजनाओं में धन निकालना, लगाना और अर्थ को बढ़ाना आ गया, लेकिन वह इस धन के घटाटोप मन में भी सत्य की झाई परछाई की तरह चिलचिलाता रहता था। वह चमकता रहता था, किंतु उसकी आत्मचेतना इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन, विश्व चेतस बेबनाव। महत्ता के चरण में था विषादाकुल मन, महत्ता के चरण में उसका विषादाकुल मन, उसका दुख से आकुल मन था। मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसको उसका स्वयं का मूल्य। मैं अगर उससे मिल पाता, मैं उससे बात कर पाता, मैं उससे कभी मिल पाता, तो मैं उसकी व्यथा को हटाता और उसको बताता कि वह स्वयं क्या है, उसका जीना क्या है और वह किस तरह से अपना जीवन यापन कर सकता है, उसका मूल्य